लक्ष्मी की नई शादी हुई थी और वह श्रीवास्तव खानदान की छोटी बहू बनकर आई थी। कुछ दिन तो विवाह की रस्में व घूमने फिरने में हंसी खुशी बीत गए, पर अब नियमित दिनचर्या शुरू हो गई थी। राज ऑफिस जाने लगा था। सासू माँ अनीता, ससुर अशोक, जेठ रघु, जेठानी रूबी और उनकी बेटी अवनी का पूरा रूटीन अब लक्ष्मी को समझ आ गया था। जेठ घर पर ही रहते थे। लक्ष्मी को बताया गया था कि वे क्रॉनिक डिप्रेशन के मरीज हैं। इसके चलते वे कहीं कुछ काम कर ही नहीं पाते थे। उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। यह बीमारी उन्हें कहाँ, कब और कैसे लगी, किसी को नहीं पता था। वे घंटों चुपचाप अपने कमरे में अकेले लेटे रहते थे। जेठानी रूबी के लिए लक्ष्मी के दिल में बहुत सम्मान व स्नेह था। दोनों का आपसी प्यार बहनों की तरह हो गया था। सासू माँ का व्यवहार जेठानी के साथ बहुत रूखा सूखा था। वे हर वक्त उसको कुछ ना कुछ बुरा भला कहती रहती थी। रूबी चुपचाप सब सुनती रहती थी। लक्ष्मी को यह बहुत नागवार गुजरता। बाकी कसर सासू माँ की छोटी बहन रेवती आकर पूरा कर देती थी। लक्ष्मी हैरान रह गई थी जब एक दिन रेवती मौसी ने उसके कान में कहा, राज को अपनी मुट्ठी में रखना। इस रूबी ने तो उसे हमेशा अपने जाल में ही फंसा कर रखा है। कोई काम उसका भाभी के बिना पूरा नहीं होता। तुम मुझे सीधी लग रही हो, पर अब जरा अपने पति पर लगाम कस के रखना। हमने अपने पंडित जी से कई बार कहा कि रूबी के चक्कर से बचाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ दे, पर राज माना ही नहीं। पूजा पर बैठने से साफ मना कर देता है। नई दुल्हन लक्ष्मी को हंसी आ गई थी। मौसी, पति है मेरे, कोई घोड़ा नहीं जिस पर लगाम कसनी पड़े। और इस मामले में पंडित की क्या जरूरत थी? इस बात पर तो वहां बैठी सासू माँ को भी हंसी आ गई थी, पर उन्होंने भी बहन की हाँ में हाँ मिलाई थी। बहना ठीक कह रही है। बहुत नाच लिया मेरा राज अपनी भाभी के इशारों पर। अब तुम उसका ध्यान रूबी से हटाना। लक्ष्मी हैरान सी दोनों बहनों का मुंह देखती रही थी। एक माँ ही अपनी बड़ी बहू और छोटे बेटे के रिश्ते के बारे में गलत बातें कर रही है, वह भी घर में आई नई नवेली बहू से। फिर वह अचानक हंस दी तो सासू माँ ने हैरान होते हुए पूछा, तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? आपकी बातों पर माँ। मौसी ने डपटा, हम कोई मजाक कर रहे हैं क्या? हम तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारे हित की ही बात कर रहे हैं। जेठानी से दूर ही रहना। मौसी जी बहुत देर तक उसे पता नहीं कब कब के किस्से सुनाने लगी। रूबी रसोई से निकलकर वहां आई तो सबकी बातों पर ब्रेक लगा। लक्ष्मी ने भी अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। उसकी भी छुट्टियां खत्म हो गई थी। राज और लक्ष्मी साथ ही निकलते थे। लौटते कभी साथ थे, कभी अलग। सुबह तो लक्ष्मी व्यस्त रहती थी। शाम को आकर जेठानी की मदद करने के लिए तैयार होती तो जेठानी उसे स्नेह से दुलार देती। रहने दो लक्ष्मी, ऑफिस से आई हो, आराम कर लो। नहीं भाभी, सारा काम आप ही करती रहती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं लक्ष्मी, मुझे आदत है। काम में लगी रहती हूँ तो मन लगा रहता है, वरना तो पता नहीं क्या क्या टेंशन होती रहती है खाली बैठने पर। लक्ष्मी उनका दर्द समझती थी। पति की बीमारी के कारण उनका जीवन कितना एकाकी था। अवनी की भी चाची से बहुत बनती थी। लक्ष्मी उसकी पढ़ाई में भी उसकी मदद कर देती थी। 5 महीने बीत गए थे। एक दिन सुबह सुबह जेठानी की भाभी का फोन आया। रूबी के चाचा जी की तबीयत खराब थी। रूबी सुनते ही परेशान हो गई। इन्हीं चाचा ने रूबी को पाल पोस कर बड़ा किया था। लक्ष्मी ने कहा, भाभी आप परेशान मत हो, जाकर देख आइए। पर अवनी की परीक्षाएं हैं अगले हफ्ते से। मैं देख लूंगी सब, आप आराम से जाइए। सासू माँ ने उखड़े स्वर में कहा, आज चली जाओ बस से, कल शाम तक वापस आ जाना। रूबी ने जी कहकर सिर हिला दिया था। उसका चाचा चाची के सिवा कोई और था ही नहीं। वे भी निसंतान थे। लक्ष्मी ने कहा, नहीं भाभी, मैं इनको जगाती हूँ, उनके साथ कार में आराम से जाइए। इनके साथ जाने से आप लोगों को भी सहारा रहेगा। सासू माँ का मुंह खुला रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाई। पैर पटकते हुए इधर से उधर घूमती रही। क्या जमाना आ गया है, सब अपनी मर्जी करने लगे हैं।
वहीं बैठे ससुर ने कहा, लक्ष्मी ठीक तो कह रही है, जाने दो उसे। राज के साथ सास को और गुस्सा आ गया। आप चुप ही रहो तो अच्छा होगा, पहले ही आपने दोनों बहुओं को सिर पर चढ़ा कर रखा है। राज पूरी बात जानने के बाद तुरंत तैयार होकर आ गया। चलिए भाभी, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा, जब तक चाचा जी ठीक नहीं होते हम वहीं रहेंगे। लक्ष्मी ने दोनों को नाश्ता करवाया और फिर प्रेम पूर्वक विदा किया। जेठ बैठे तो वहीं थे, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। दोनों चले गए तो वे भी अपने बेडरूम में चले गए। शनिवार था, लक्ष्मी की छुट्टी थी। वह मेड के साथ मिलकर घर के काम निपटाने लगी। शाम तक मौसी फिर आ गई। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और अपने बेटे बहू से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, इसीलिए घर में उनका आना जाना लगा ही रहता था। उनका घर 2 गली ही दूर था। दोनों बहनें एक जैसी थीं, एक जैसा व्यवहार, एक जैसी सोच। मौसी ने आराम से बैठते हुए लक्ष्मी से कहा, तुम्हें समझाया था ना, अपने पति को जेठानी से दूर रखो। लक्ष्मी मुस्कुराई, हाँ मौसी, आपने समझाया तो था, फिर राज को उसके साथ क्यों भेज दिया? वहाँ अस्पताल में चाची जी और भाभी को कोई भी जरूरत पड़ सकती है ना। मौसी ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, दीदी, छोटी बहू को तो जरा भी अक्ल नहीं है। अनीता ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या करूं अब, कुछ भी समझा लो, जरा भी असर नहीं है इस पर, बस मुस्कुरा कर चल देती है। लक्ष्मी घर का काम खत्म कर सुस्ताने के लिए लेटी तो मौसी वहां आ गई। लक्ष्मी उठकर बैठ गई और बोली, आओ मौसी। आराम से बैठते हुए मौसी ने पूछा, तुम कब सुना रही हो खुशखबरी? पता नहीं मौसी। क्या मतलब पता नहीं? मतलब अभी सोचा नहीं। देर मत करो, औलाद पैदा हो जाएगी तो राज उसमें व्यस्त रहेगा, कुछ तो भाभी का भूत उतरेगा सिर से। और आज तुम्हें एक राज की बात बताऊं? हाँ बताइए। मैंने सुना है अवनी राज की ही संतान है। रघु के हाल तो पता ही है सबको। लक्ष्मी भौचक्की सी मौसी का मुंह देखती रह गई। क्या कह रही हो मौसी? हाँ बहू, सब रिश्तेदार पड़ोसी यही कहते हैं। लक्ष्मी पल भर कुछ सोचती रही, फिर सहजता से बोली, छोड़िए मौसी, कोई और बात करते हैं। अच्छा, चाय पीने का मूड बन गया है, चाय बनाकर लाती हूँ। मौसी हैरानी से लक्ष्मी को जाते देखती रही। इतने में सास भी वहां आ गई। बहन को हैरान देख बोली, क्या हुआ? अरे, यह तुम्हारी छोटी बहू कैसी है? इसे कुछ भी कह लो, अपनी धुन में रहती है। सास ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ, धोखा खाएगी किसी दिन, अपनी आंखों से देख लेगी तो आंखें खुलेगी। हम बड़े अनुभवी लोगों की कौन सुनता है आजकल। लक्ष्मी ने टीवी देख रहे ससुर जी को एक कप चाय दी, फिर जाकर रूबी के बेडरूम में देखा। जेठ जी गहरी नींद में थे। फिर सास और मौसी के साथ चाय पीनी शुरू हुई की थी कि लक्ष्मी का मोबाइल बज उठा। पति का फोन था। बात करने के बाद लक्ष्मी ने कहा, माँ, भाभी के चाचा जी को 3-4 दिन अस्पताल में ही रहना पड़ेगा, ये छुट्टी ले लेंगे, भाभी को साथ लेकर ही आएंगे। मैंने भी यही कहा है, वहाँ आप दोनों देख लो, यहाँ तो हम सब हैं ही। सास ने डपटा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? जो रूबी चाहती है राज वही करता है। तुमसे कहा था ना राज को उससे दूर रखो। आप चिंता ना करें माँ, मैं देख लूंगी। अच्छा, अवनी आने वाली है, मैं उसके लिए कुछ नाश्ता बना लेती हूँ और मैं भाभी के आने तक छुट्टी ले लूंगी, जिससे घर में किसी को परेशानी ना हो। दोनों को हैरान छोड़ लक्ष्मी काम में व्यस्त हो गई। मौसी ने कहा, इसकी निश्चिंतता का आखिर राज क्या है दीदी? क्यों इस पर किसी बात का असर नहीं होता? कुछ समझ नहीं आ रहा है। रूबी और राज लौट आए थे। रूबी और लक्ष्मी स्नेहपूर्वक लिपट गई। ससुर जी वहां के हालचाल पूछते रहे। जेठ जी ने सब चुपचाप सुना, कहा कुछ नहीं। उनका अधिकतर समय दवाइयों के असर में सोते हुए ही बीतता था। उन्हें अजीब से डिप्रेशन के दौर पड़ते थे, जिसमें वे कभी चीखते चिल्लाते थे तो कभी घर से बाहर भागने की कोशिश करते थे। सासू माँ को रूबी फूटी आंख नहीं सुहाती थी, जबकि वे खुद ही उसे बहू बनाकर लाई थी। बेटे की बीमारी का सारा आक्रोश रूबी पर ही निकाल देती थी। घर का सारा खर्च राज और लक्ष्मी ही उठाते थे। ससुर जी रिटायर्ड थे और रघु तो कभी कोई काम कर ही नहीं पाए थे। उनकी पढ़ाई भी बहुत कम ही हुई थी। 2 साल बीत गए,
लक्ष्मी ने एक स्वस्थ व सुंदर पुत्र को जन्म दिया तो पूरे घर में उत्सव का माहौल बन गया। नन्हे वंश को सब जी भरकर गोद में खिलाते। रूबी ने ही वंश की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। लक्ष्मी के ऑफिस जाने पर रूबी ही वंश को संभालती थी। कई पड़ोस रिश्तेदार वंश को देखने आते रहते और लक्ष्मी के कानों में मक्कारी से घुमा फिरा कर राज और रूबी के अवैध संबंधों की जानकारी का जहर उड़ेलते चले जाते। कुछ औरतें तो यहाँ तक मजाक में कह देती, चलो अब राज 2 बच्चों का बाप बन गया। लक्ष्मी के कानों पर जूं ना रेंगती। देख सब हैरान हो चुप हो जाते। लक्ष्मी और रूबी के बीच स्नेह दिन पर दिन बढ़ता ही गया था। लक्ष्मी जब भी बाहर घूमने डिनर पर जाती, रूबी और अवनी को भी जरूर ले जाती। लक्ष्मी के कानों में मौसी का कथा पुराण चलता रहता था। देख तू पछताएगी, अभी भी संभल जा, सब लोग तुम्हारा ही मजाक बना रहे हैं। पर लक्ष्मी की सपाट प्रतिक्रिया पर सास और मौसी हैरान हुए बिना भी ना रहती। वे दोनों कई बार सोचती, यह क्या राज है, यह कैसी औरत है, कौन सी औरत इन बातों पर मुस्कुराकर रह जाती है। समझदार है, पढ़ी लिखी है, आखिर राज क्या है इसकी निश्चिंतता का। 1 साल और बीत रहा था कि एक अनहोनी घट गई। अवनी के स्कूल से फोन आया। अवनी बेहोश हो गई थी। राज और लक्ष्मी तो अपने ऑफिस में थे। वंश को सास के पास छोड़ रूबी तुरंत स्कूल भागी। राज और लक्ष्मी को उसने रास्ते में ही फोन कर दिया था। अवनी को डॉक्टर देख चुके थे। उन्होंने उसे एडमिट कर कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दी। स्कूल में फर्स्ट एड मिलने के बाद वह होश में तो थी पर बहुत सुस्त और कमजोर लग रही थी। अवनी ने बताया था सुबह से ही वह असुविधा महसूस कर रही थी। अचानक उसे चक्कर आने लगे थे और वह शायद फिर बेहोश हो गई थी। हैरान तो सब तब और हुए जब उसने कहा, कई बार ऐसा लगता है कि सिर घूम रहा है, कभी अचानक अजीब सा डिप्रेशन लगने लगता है। रूबी इस बात पर बुरी तरह चौंक गई। रोते हुए बोली, लक्ष्मी यह क्या हो रहा है अवनी को? रघु की भी तो ऐसी ही तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी, क्या अवनी भी? अरे नहीं भाभी, पढ़ाई का दबाव होगा, कितना तनाव रहता है आजकल बच्चों को। आप परेशान ना हो, हम सब है ना। रूबी को तसल्ली दी। अवनी के सब टेस्ट हुए। सास और ससुर भी वंश को लेकर अस्पताल पहुंच गए थे। मौसी रघु की देखरेख के लिए घर पर ही रुक गई थी। रात को राज ने सबको घर भेज दिया था। अगले दिन लक्ष्मी जेठ जी को अपने साथ ही सुबह अस्पताल ले गई। वहां वे थोड़ी देर अवनी के पास बैठे रहे, फिर असहज से बेचैनी से उठने बैठने लगे तो लक्ष्मी उन्हें वहां से वापस घर ले आई। रूबी बेटी के पास ही थी। सास ने लक्ष्मी को डपटा, रघु को क्यों ले गई थी? माँ, अवनी की बीमारी का पता लगाने के लिए भैया का डीएनए टेस्ट होना था, कहकर लक्ष्मी किचन में चली गई। लक्ष्मी ने थोड़ी देर बाद देखा सास और मौसी की आवाजें अवनी के कमरे से आ रही थी। मौसी जब भी आती थी अवनी के कमरे में ही सोती थी। लक्ष्मी दरवाजे तक जाकर रुक गई। मौसी कह रही थी, अब पोल खुलने वाली है, रिपोर्ट में सच सामने आ जाएगा। बड़े आए हैं हर समय भाभी भाभी की रट लगाने वाले, आंखें खुलेगी अब। कब से सब कह रहे हैं पति को संभाल कर रखे, राजपिता की तरह ही तो डटा है अस्पताल में। सास ने भी हाँ में हाँ मिलाई। मुझे भी देखना है अब रूबी का क्या होगा। राज मेरी भी इतनी नहीं सुनता है जितनी रूबी की सुनता है। इसी बात पर गुस्सा आता रहता है मुझे। तो जब से रूबी आई है बेटे ने मेरी सुनना ही बंद कर दिया है। बाहर खड़ी लक्ष्मी का खून खौल उठा। घर की बच्ची की तबीयत खराब है और ये दोनों इस समय भी इतनी घटिया बातें कर रही हैं। अगले दिन अवनी की सब रिपोर्ट्स आ गई थी। सब सामान्य था, बस उसका बीपी लो हो गया था। शाम तक डिस्चार्ज होना था। राज और लक्ष्मी अस्पताल में ही रुके। लक्ष्मी घर पहुंची तो मौसी ने झूठी चिंता दिखाते हुए कहा, सब ठीक है ना? वह जो डीएनए टेस्ट होता है उसमें क्या निकला? यह पूछते पूछते भी मौसी की आंखों में मक्कारी दिखाई दे रही थी। लक्ष्मी ने आसपास देखा। माँ, मौसी मैं थक गई हूँ आप दोनों की झूठी बातों से, तानों से। माँ, आप कैसे अपने बेटे और बहू के बारे में गलत बातें कर सकती हैं? आप दोनों को देखकर हैरानी होती है ना कि मुझ पर आपकी किसी बात पर असर क्यों नहीं होता। वह इसलिए
कि विवाह की पहली रात को ही राज ने मुझे बता दिया था कि वे हर हालत में भाभी और अवनी की देखभाल करते हैं और हमेशा करेंगे। उन्होंने मुझे सब बताया था कि आपने जानबूझकर अपने मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे का विवाह एक अनाथ गरीब लड़की से करवाया, जिससे वह आजीवन आपके रौब में दबी रहे। राज ने आपको किसी लड़की का जीवन बर्बाद न करने की सलाह भी दी थी, पर आप तो पंडितों की सलाहों के चक्कर में पड़ी थी कि यह ग्रहों का प्रकोप है जो विवाह के बाद दूर हो जाएगा। आपकी इस हरकत पर राज हमेशा शर्मिंदा और दुखी रहे। भाभी का जीवन आपने बर्बाद किया है। राज अपनी देखरेख और स्नेह से आपकी इस गलती की भरपाई ही करने की कोशिश करते रहते हैं। वे ही नहीं, मैं भी भाभी की हर परेशानी में उनका साथ दूंगी। और रिपोर्ट से पता चल गया है कि रघु ही अवनी के पिता हैं। मौसी, आपकी बस इसी रिपोर्ट में रुचि थी ना? आगे से कभी आप मुझसे ऐसी बातें मत करना, वरना मैं और राज भाभी को लेकर अलग हो जाएंगे और इस अच्छे भले घर को तोड़ने की जिम्मेदार आप दोनों ही होंगी। हमें शांति से, स्नेह और सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ रहने दो तो अच्छा रहेगा। कहकर लक्ष्मी अपने बेडरूम में चली गई। वंश उसकी गोद में ही सो चुका था। उसे बिस्तर पर लिटाकर वह खुद भी लेट गई। आज उसे राहत महसूस हो रही थी। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह दोनों को सीधा करके ही रहेगी। उनके रोज रोज के व्यंगों से वह थक गई थी और असलियत में डीएनए टेस्ट तो हुआ भी नहीं था। उसे इन दोनों का मुंह बंद करना था, इसीलिए वह रघु को यूं ही अस्पताल ले गई थी। उसे इस बात को हमेशा के लिए खत्म करना था। वह कान की कच्ची बनकर पति पर अविश्वास नहीं कर सकती थी। हर परिस्थिति में अपना धैर्य, संयम रखकर हर मुश्किल से निपटना आता था उसे। लेटे लेटे उसे सास की आवाज सुनाई दी। अरे तुम कहाँ चली गई बहना? कहीं नहीं दीदी, जरा घर का एक चक्कर काट लूं, फिर आऊंगी। और आज तो तुम्हारी बहू की निश्चिंतता का राज भी पता चल गया। एक बेटा तुम्हारा बीमार है, दूसरा कुछ ज्यादा ही समझदार है। पहले दिन से ही सब कुछ बता रखा है बीवी को। कहती हुई मौसी के पैर पटकने की आवाज लक्ष्मी को अपने कमरे में भी सुनाई दी तो उसे हंसी आ गई। पूरे प्रकरण की जानकारी देने के लिए उसने मुस्कुराते हुए राज को फोन मिला दिया था। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी कहानी है शक। अदिति, अदिति, विवेक आवाज लगाता है, पर जब बार बार बोलने पर दरवाजा नहीं खुलता तो उसके पास रखी दूसरी चाबी से दरवाजा खोलता है। अंदर जाकर देखता है तो अदिति कहीं दिखाई नहीं दी। वो परेशान हो गया। बिना बताए कहाँ चली गई? वो फोन लगाता है अदिति को तो फोन बंद आ रहा था। सिर पर हाथ रखकर वो हॉल में ही कुर्सी पर बैठ गया। अचानक उसकी नज़र मेज पर रखे लेटर पर पड़ी जो अदिति ने लिखा था। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मैंने बहुत सोच विचार कर ये कदम उठाया है। हर रिश्ते की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है। जिस रिश्ते में विश्वास ही नहीं, उसे ढूंढने से क्या फ़ायदा। कितने दुख की बात है कि आज भी सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है और ना जाने कब तक देना पड़ेगा। जिस इंसान को मैंने सबसे ज़्यादा चाहा, उसी ने मुझ पर शक किया। विवेक लेटर पढ़कर अवाक रह जाता है। उसे लगा नहीं था कि अदिति उसे छोड़कर इस तरह चली जाएगी। 1 साल पहले ही विवेक और अदिति की लव मैरिज हुई थी। 6 महीने पहले इस फ्लैट में दोनों शिफ्ट हुए थे। वो दोनों अपने जीवन में खुश थे। इसी शहर में उसका चचेरा भाई विभोर MBA की पढ़ाई कर रहा था। जब उसको पता चला कि वो दोनों इसी शहर में रहते हैं तो वो अक्सर आने लगा। अदिति विभोर को अपने छोटे भाई जैसा समझती थी। शुरू में जब भी कभी बाजार जाने के लिए विवेक से कहती तो वह खुद विभोर को ही भेज देता। जब भी कभी बाजार जाना होता तो वह खुद विभोर को ही फ़ोन करके पूछ लेती, ये सोचकर कि विवेक को क्या परेशान करूं। विभोर भी धीरे धीरे अदिति से घुल मिल गया। विभोर अदिति को बड़ी बहन की तरह मानता था और अपनी बातें शेयर करता था। वैसे तो जब भी अदिति कभी विभोर के साथ कहीं जाती तो विवेक को बता के ही जाती, पर एक दिन
विभोर अपनी गर्लफ्रेंड से अदिति को मिलाने ले जा रहा था। अदिति ने कहा, विवेक को बता दूं तब चलते हैं। नहीं भाभी, पहले आप शिखा से मिल लीजिए, फिर आकर बता दीजिएगा। आज पहली बार बिना बताए विभोर के साथ घर से निकली थी तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर यही सोचा आकर बता दूंगी। विभोर अदिति को लेकर पार्क में जाता है जहां साक्षी आने वाली थी। अभी साक्षी आई नहीं थी तो दोनों बगल में रखे बेंच पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। अचानक अदिति की आंख में कुछ पड़ जाता है। विभोर अदिति की आंख में से निकालने लगता है। उसी पार्क में विवेक का दोस्त मनोज आया था और उसने अदिति को विभोर को एक साथ देखा तो कुछ और ही समझ बैठा। दोनों की साथ की तस्वीर निकाली उस समय की जब वह अदिति की आंख में से निकालने की मदद कर रहा था। मनोज विवेक के पास जाता है और बताता है कि मैंने अदिति भाभी को किसी लड़के के साथ देखा है। अरे वो विभोर होगा, अक्सर वो उसके साथ बाजार जाती है सामान लेने के लिए। यार, जब से वो अदिति के साथ चला जाता है बाजार, तब से मुझे छुट्टी मिल गई है। बाजार लेकर जाता है ना, तो आज पार्क क्यों लेकर गया भाभी को? क्या भाभी बताई है तुम्हें आज वो पार्क जाएंगी? विवेक सोचने लगा कि अभी तक जब भी अदिति कहीं जाती है तो बता देती है, आज क्यों नहीं बताई? बुरा मत मानना, आज मैंने उस लड़के के साथ भाभी की एक फ़ोटो ली है, ये देख। फ़ोटो इस तरह ली गई थी कि वह कुछ और ही बयां करती थी। विवेक ने उस फोटो पर विश्वास कर लिया। बिना कुछ सोचे समझे घर जाने लगा। घर आकर बेल बजाई। हर दिन की तरह अदिति ने मुस्कुराकर दरवाज़ा खोला। विवेक उसे अनदेखा कर अंदर आ गया। अदिति को अजीब लगा, पर सोचा शायद मेरा वहम होगा। थोड़ी देर बाद, अदिति, ये सब कब से चल रहा है? क्या? देखो, ज़्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? तुम्हारे और विभोर के बारे में। आज तुम उसी के साथ पार्क गई थी घूमने। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? कब से तुम मेरे आंखों में धूल झोंक रही हो? आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगी? लगता तो नहीं था, पर इस तस्वीर को झुठला नहीं सकता। उसने फोटो दिखाया। अब कोई जवाब है तुम्हारे पास? अब आपने मेरी जासूसी शुरू कर दी। ये फोटो मेरे दोस्त ने दी है, वही देखा था तुम्हें विभोर के साथ। फोटो तो मेरी है, पर जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैं गई थी विभोर के साथ पार्क उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने। वहीं मेरी आंख में कुछ पड़ गया था। विभोर देखने लगा, उसी समय की है फोटो। अब रहने दो, एक झूठ छुपाने के लिए कितने झूठ बोलोगी? अदिति ने बहुत कोशिश की कि विवेक को समझाने की, पर वह मानने को तैयार नहीं हुआ। विवेक एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अदिति से अजनबियों की तरह व्यवहार करने लगा और एक दिन अदिति विवेक के नाम एक पत्र छोड़कर चली जाती है। उसी दिन ऑफिस से निकलते हुए विवेक विभोर से मॉल में टकराता है जहां उसके साथ एक लड़की रहती है। भैया, ये मेरी गर्लफ्रेंड साक्षी है, भाभी ने बताया ही होगा। उस दिन पार्क में भी भाभी मेरे साथ मिलने आई थी, तब से भाभी से बात ही नहीं हुई। उनकी आंख ठीक है ना? बाद में कोई तकलीफ नहीं हुई ना? और मुझे भी टाइम नहीं मिला कि मैं घर आऊं। अगले हफ्ते रक्षाबंधन है, मैं उनसे इस बार राखी जरूर बंधवाऊंगा। विवेक को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने कहा, हाँ, अदिति ने बताया था। इतना ही कह पाया विवेक। मैं अभी चलता हूँ, जरूरी काम है। अब अदिति की हर बात याद आ रही थी और खुद को कोस रहा था कि मैंने क्यों विश्वास नहीं किया उस पर। कितनी घटिया सोच है मेरी। विवेक लेटर को जेब में रखकर देर रात अदिति के घर पहुंच जाता है। अदिति की भाभी कहती है, जीजा जी, आप इस समय? वो अदिति चाबी देना भूल गई। अच्छा, आप लोग बातें करिए, मैं चाय लाती हूँ। अदिति, अब क्यों आए हैं यहाँ पर? ऐसे बिना बताए कोई घर छोड़कर जाता है? और कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा था आपने। अदिति, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद कभी भी मैं शक नहीं करूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया। अभी तक तो नहीं था विश्वास, अब कैसे हो गया?
आज विभोर मिला था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तब जाकर सच्चाई का पता चला मुझे। मुझे खुद की सोच पर घृणा हो रही है। एक मौका दे दो। जैसे आपको यकीन मेरी बात में नहीं हुआ, वैसे मैं कैसे यकीन करूं कि आप दोबारा मुझ पर शक नहीं करेंगे। मुझे एहसास हो चुका है कि रिश्तों में विश्वास जरूरी है। मैंने एक बार गलती कर दी है, अब मैं उस गलती को दोहराऊंगा नहीं। अब माफ कर दो ना। विवेक के बार बार माफी मांगने पर अदिति ने उसे माफ कर दिया और अगली सुबह उसके साथ अपने घर आ गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।